हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु यादव आप सभी एक बार फिर से इस लाइव सेशन में आशीष पांडे ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन, उसके हमने एक्सरसाइज भी करा दिए हैं और वो चैप्टर खत्म हो गया है। आज से हम क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जो भी नए बच्चे इस समय क्लास 12th के लिए जुड़ रहे हैं वो एक बात याद रख लें, जो क्लास 11th का संबंध फलन है उसके आगे से क्लास 12th में संबंध और फलन दिया गया है। एक बार वो फिर से हमारी वीडियो एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 एक बार फिर से देख लेते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर जो क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शन है उसको पढ़ने में मजा भी आएगा। आइए एक बार फिर से जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं क्लास 12th में यूज होंगी, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो दोस्तों, संबंध और फलन के चैप्टर के स्टार्ट करने से हम बातें बताते शुरू करते हैं समुच्चय से, क्योंकि समुच्चय का ढेर सारा उपयोग आएगा, इसलिए थोड़ी बातें समुच्चय की कर लेते हैं। तो दोस्तों, समुच्चय क्या होता है? किसी भी समूह को समुच्चय कहते हैं। अब वो चाहे समूह वस्तुओं का हो, रंगों का हो, अक्षरों का हो, गिनतियों का हो, तो चाहे ऐसे ही अगर समूह आते हैं तो उन समूह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कह रहे हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए समुच्चय, इसको कहते हैं सेट। तो सेट क्या है? जैसे मान लेते हैं हम कोई समुच्चय है ए, ये समुच्चय है कितने अक्षरों का, मान लीजिए। समुच्चय के बाहर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है और समुच्चय के अंदर जिन्हें अवयव कहते हैं उन्हें छोटे अक्षर में लिखा जाता है, जैसे स्मॉल ए, बी, सी, डी और ई और एफ। ठीक है, ये है इंग्लिश के अक्षरों का समुच्चय। और जैसे गिनतियों की समुच्चय की बात करें, जैसे मान लीजिए समुच्चय बी हो गया और ये है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मान लीजिए गिनतियों का समुच्चय हो गया। कोई रंगों का समुच्चय है, जैसे मान लीजिए लाल, काला, हरा, यह रंगों का समुच्चय। कोई मान लीजिए वस्तुओं का समुच्चय हो गया, जैसे समुच्चय डी मान लीजिए कलम, शर्ट, कमीज। ठीक है, तो ये सब वस्तुओं के समुच्चय हो गए। और इस समुच्चय के अंदर जो आते हैं, जैसे कि ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इन सभी को समुच्चय का अवयव कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम चलते हैं, उसके बाद आती है नंबर क्रमिक युग्म का ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? हमारा समुच्चय में इसकी बहुत ज्यादा रोल होती है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्रमिक युग्म अर्थात क्रमों का युग्म, जैसे यक्स कामा वाई, ये है, इसको लिखते हैं छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं यक्स कामा वाई। ठीक है, यक्स कामा वाई, इसको एक छोटे ब्रैकेट में दो अवयव का युग्म होता है, इसे क्रमिक युग्म कहते हैं। अब यक्स क्या है, वाई क्या है, इसके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय ए है, ये है 1 2 और 3 है। ठीक, एक दूसरा समुच्चय है बी इक्वल टू 6 7 और 8। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर ये जो यक्स है ये पहले वाले समुच्चय का पहला वाला अवयव है, ये वाई जो है वो दूसरे समुच्चय का अवयव है। अब बात आती है, ये पहला अवयव नहीं, ये पहले समुच्चय का कोई भी अवयव हो सकता है और वाई है पहले समुच्चय का कोई भी अवयव हो सकता है। जैसे यक्स के स्थान पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और वाई के स्थान पर 6 7 8, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो दो अवयवों के युग्म को क्या कहेंगे? क्रमिक युग्म कहेंगे। अब बात आती है क्रमिक युग्मों का अगर समुच्चय बनाएं, अर्थात कई क्रम युग्म एक साथ लें और उनका एक समुच्चय बनाएं, तो उसे कहते हैं कार्तीय गुणन। जैसे देखते हैं, कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी, अर्थात ए गुणे का चिन्ह और बी, ये देखिए ए क्रॉस बी, इसके निरूपित करते हैं, इसे कहते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय, फ्रेम से बाहर जा रहे हैं क्या? कार्तीय गुणन, इसे इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? यक्स और वाई क्रमिक युग्मों के समुच्चय को, अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी से जितनी सारी क्रमिक युग्म बन सकते हैं उनका अगर समुच्चय ले लें, क्रमिक युग्मों का समुच्चय ले लें, तो जो समुच्चय आता है उसे कहते हैं कार्तीय गुणनफल। जैसे 1 2 3 है, इसको मान लीजिए कोई अक्षरों का है, ये मान लीजिए हो गया सी, डी और ई। ठीक है, और बड़ा लिख देते हैं अगर छोटा हो गया हो, सी, डी और ई। ठीक है, अब इनसे बनाते हैं क्रमिक युग्म। तो कितने संभव है क्रमिक युग्म? पहला इसका लेटर लेंगे, 1 ले लिए। फिर देखिए क्रमिक युग्म कैसे बनेगा, इसके एक अक्षरों को इसके एक अक्षरों से, मतलब इसका एक अवयव लेंगे इसके एक अवयव से, फिर इसका एक अवयव दूसरे अवयव से, फिर इसका एक अवयव तीसरे अवयव से, ऐसे ही इसका दूसरा लेंगे पहले से, फिर ये लेंगे दूसरा इससे, फिर इसका इससे,
मतलब इसका एक अवयव को लेंगे इसके सभी अवयवों के साथ, फिर इसका दूसरा अवयव सभी अवयवों के साथ, फिर इसको लेंगे फिर सभी अवयवों के साथ। तो ऐसे अगर एक एक युग्म बनाएंगे तो जो क्रमित युग्म बनेगा अगर उसका समुच्चय ले लें तो उसे कहते हैं कार्तीय गुणनफल। ठीक है, आइए देखते हैं, बनाते हैं। अब देखिए 1 और C, एक बन गया 1C एक क्रमित युग्म। दूसरा क्रमित युग्म 2 और D का बनाएंगे तो बनेगा 2, D, थोड़ा वो बड़ा लिखते हैं 1, C, फिर 2, D, फिर 1 के साथ D को, फिर अब 1 के साथ E को। अब 1 का कंप्लीट हो गया, अब 2 को लेंगे फिर एक एक अवयव के साथ बनाएंगे। 2 को C के साथ, फिर 2 को D के साथ, फिर 2 को E के साथ। ऐसे ही 3 को लेंगे C के साथ, फिर D के साथ, फिर E के साथ। तो 3C, फिर 3D, फिर 3E। ये सभी जितने संभव क्रमित युग्म थे हमने बनाया। ये सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ले लिया, तो जो समुच्चय आया उसे कहते हैं कार्तीय गुणनफल अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक प्रकार से आरेखन विधि से भी बनाते हैं, उसको आइए सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है, उसमें है, ये मान लीजिए रंगों का समुच्चय है, मान लीजिए रेड है, ब्लैक है, हरा है। आइए लिखते हैं, ये है पहला समुच्चय, समुच्चय ए। ठीक है, और ये है, फिर इधर बनाते हैं, समुच्चय ए है, ए, और एक समुच्चय है बी। ठीक है, ये मान लीजिए कलर का समुच्चय है, ये है मान लीजिए रेड, पहला रेड, ब्लैक, एक है ग्रीन। ठीक है, ये मान लीजिए समुच्चय जो बी है ये वस्तुओं का समुच्चय है। एक मान लेते हैं बैग है, दूसरा कोट है, तीसरा शर्ट है। ठीक है, अब इससे कितनी प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? तो देखिए 3 रंग है और 3 वस्तुएं हैं, तो एक रंग की 3 वस्तुएं अर्थात 3 वस्तुएं एक रंग की बनेंगी, फिर 3 वस्तुएं दूसरे रंग की बनेंगी, फिर 3 वस्तुएं तीसरे रंग की बनेंगी। जैसे रेड की बैग भी बन सकता है, रेड का बैग, रेड का कोट और रेड का शर्ट। ठीक है, 3 चीजें बन गई। ऐसे ब्लैक के भी बनेंगे, ब्लैक का बैग, ब्लैक का कोट और ब्लैक का शर्ट। ठीक, ऐसे ही ग्रीन को लेंगे, ग्रीन का बैग, ग्रीन का कोट और ग्रीन का शर्ट। ठीक, तो कितनी प्रकार की वस्तु बनी? रेड का बैग, रेड का कोट और रेड का शर्ट। 3 वस्तुएं बनी, इसकी भी 3 वस्तुएं, इसकी भी 3 वस्तुएं, कुल मिलाकर कितनी बनी? 9 वस्तुएं बनी। अर्थात इसमें क्रमित युग्मों की संख्या कितनी हो गई? 9। और एक बात जान लेते हैं, जैसे अगर हमें 2 समुच्चय पता रहे उससे कितने प्रकार के क्रमित युग्म बनेंगे, कितने क्रमित युग्म बनेंगे, अगर उनकी संख्या ज्ञात करनी है, कभी ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है तो उसको कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए किन्हीं समुच्चय ए में मान लीजिए n = 3 अवयव है, समुच्चय बी में 4 अवयव है, तो क्रमित युग्मों की संख्या हो जाएगी क्रमित युग्मों की संख्या हो जाएगी अर्थात A क्रॉस B में जितने कितने अवयव आएंगे अगर इसकी संख्या पूछे तो होता है PQ। मान लीजिए ये P है और ये हो गया Q, इसमें P अवयव है और इसमें Q अवयव है, तो इनकी संख्या हो जाएगी PQ। अर्थात 3 अवयव इसमें, 4 अवयव इसमें है, तो दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12, और दोनों में 3 है तो 9। ठीक है, इसी प्रकार से निकालते हैं। एक आता है क्रमित युग्मों के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ऐसे अगर पूछ ले तो ये होता है 2 पावर PQ, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 2 पावर 12। ठीक है, अब बात आती है संबंध क्या होता है, इसका डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिए, आइए फिर से लिखते हैं संबंध। संबंध होता है, अब संबंध हम बार बार सुनते भी रहते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, तो दैनिक जीवन में संबंध का क्या अर्थ है? किसी एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के बीच में जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे भाई बहन का संबंध, पिता पुत्र का संबंध और गुरु शिष्य का संबंध। तो ये सारे जो संबंध हैं ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। ऐसे ही हमारे गणित में भी संबंध है, जैसे कोई भी संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, या पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, या दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से विभाजित हो जाएगी, या फिर ऐसे कहें कोई 2 रेखाएं हैं,
दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक रेखा दूसरी रेखा से समांतर है, या कोई एक त्रिभुज है दूसरी त्रिभुज से सर्वांगसम है, या पहली वाले त्रिभुज दूसरी त्रिभुज के समरूप है। तो ऐसे अगर संबंध जो है हमारे गणित में भी आते हैं। ऐसे ही हम क्रमिक युग्म बनाएंगे, या कोई दो समुच्चय दिया रहेगा उनमें किसी एक संबंध के आधार पर हम क्रमिक युग्म बनाएंगे। तो वैसे संबंध को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं संबंध। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है ए, 1 2 3 और 4, ठीक है। एक संबंध दिया है R इक्वल टू, संबंध क्या है, एक बात और, संबंध को निरूपित कैसे करें। तो संबंध को हमने पिछली वीडियो में बनाया था। संबंध को दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। कैसा, कोई संबंध है, संबंध को R से हम डिनोट करेंगे। R पहला है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, आइए दोनों को डिस्कस करते हैं क्या होता है। जैसे एक संबंध दिया है R, R एक संबंध है, वो x, y, मतलब क्रमिक युग्म x और y लेंगे, क्रमिक युग्म से ही समुच्चय बनेगा। तो क्रमिक युग्म x और y ले, मतलब x क्या है, ये पहले अवयव का समुच्चय है, y भी क्या है, दूसरे अवयव का समुच्चय है। ये जो R है, a से a में एक संबंध बनाना है, a से a में, मतलब x भी a का ही अवयव है और y भी a का ही अवयव है, मतलब समुच्चय a को हम दो बार भी लिख सकते हैं। आइए सच दैट, मतलब इसके बाद हम बताते हैं कि जो x है, संबंध क्या है हमारा, y इक्वल टू x प्लस 1, मतलब जो दूसरा वाला घटक है वो पहले वाले घटक से एक ज्यादा है, जहां x और y बिलोंग करते हैं किससे, समुच्चय A से, ठीक है। ये है हमारा संबंध। अब ये संबंध, इसमें अवयव को हमने लिखा नहीं है, क्रमिक युग्मों को लिखा नहीं है, सिर्फ उसकी बायोग्राफी दिया है, हमने सिर्फ समझाया है कि संबंध कैसे बनेंगे, उसकी केवल विधि लिखी गई है। तो ऐसे विधि को अगर संबंध को निरूपित करें जिसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। समुच्चय क्या, अब संबंध क्या है कि किसी भी क्रमिक युग्मों का अगर संबंध हम बनाए हैं, तो अगर कार्तीय गुणनफल पहले बनाते हैं, अगर जितने संभव क्रमिक युग्म है उनका अगर समुच्चय ले लें तो हो जाता है कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय जो होता है वो संबंध होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे x का y एक कार्तीय गुणनफल है, जिसका प्रथम घटक ये है पहले वाले समुच्चय से, दूसरा वाला घटक दूसरे समुच्चय से, लेकिन हमने कहा a में ही हम संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद संबंध के बारे में बताने के लिए यहाँ दो बिंदी लगाई जाती है, इसे कहते हैं सच दैट। तो y इक्वल टू x प्लस 1, जहां x और y क्या है, ये समुच्चय a से बिलोंग करते हैं x और y। फिर इसको हमने मझले क्वेश्चन बंद कर दिया, तो समुच्चय का एक फॉर्म बन गया, इस फॉर्म को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब इसी संबंध में कितने क्रमिक युग्म आएंगे, अगर उन पूरे क्रमिक युग्मों को लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं रोस्टर विधि। आइए लिखते हैं। तो क्या है, r इक्वल टू, फिर हम इसी को बनाते हैं r इक्वल टू, अब x और y को लिखेंगे तो x के स्थान पर जो लिखेंगे उससे एक अधिक कर देंगे तो y वाला आ जाएगा। जैसे इसका पहला घटक एक लेते हैं तो y वाला क्या लेंगे, इससे एक ज्यादा, मतलब y इक्वल टू x प्लस 1। जैसे यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू x प्लस 1, तो y इक्वल टू, अगर x की जगह एक लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, अगर x की जगह 2 लेते हैं तो y की जगह क्या आएगी 3, और अगर x की जगह 3 लेते हैं तो y की जगह क्या आ जाएगी 4, ठीक है। ऐसे ही हम रखते चले जाएंगे। तो x की जगह मैंने 1 लिया तो y की जगह क्या आया 2, तो क्रमिक युग्म कितना बना 1, 2, मतलब पहला वाला x की वैल्यू और दूसरा वाली किसकी वैल्यू y की। ये जो पहला है, ये जो पहला घटक है वो x की वैल्यू है और दूसरा घटक जो है y की वैल्यू है, ठीक है। x के स्थान पर क्या रखे हैं वो यहाँ रखेंगे और जो y की वैल्यू प्राप्त हुई वो दूसरे घटक के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करें तो 1, 2 बना था, फिर इसके बाद 1, 2, अब इसके बाद अगर 2 रखें तो वैल्यू क्या आई थी 3, 2 रखें तो क्या आई वैल्यू 3, फिर उसके बाद जब हमने 3 रखा तो क्या आया 4, 3 रखा तो क्या आया 4, तो 4 रखते तो क्या आता 5, 5 तो आता तो ठीक था। जैसे यहां पर अगर हम 4 रखें तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 आ गई, x की वैल्यू तो 4 इसमें से मिल गई, लेकिन जो y की वैल्यू आई वो इस a में नहीं है। हमने लिखा था x और y जो है a से ही बिलोंग करते हैं, इसके बाहर नहीं होने चाहिए, अगर इस बाहर जाते हैं इस संबंध में भाग नहीं लेंगे, इसलिए हम 4, 5 नहीं लिखेंगे, ये संबंध हमारा इतना तक ही रहेगा, ठीक है।
तो इस संबंध एक संबंध ये भी था, ये भी था, वो दोनों एक ही चीज है, बशर्ते उनको लिखने की विधि थोड़ी अलग अलग है। जो पहली वाली विधि है उसे कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि, और जो दूसरी वाली विधि है इसे कहेंगे समुच्चय रोस्टर विधि। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। इतना नोट करिए। एक बात है, कभी कभी कुछ राइटर एक दूसरी विधि से भी लिखते हैं, कहीं कहीं दूसरी विधि मिलती है, उसको भी बता देते हैं। जैसे अगर कोई यक्स कामा वाई है, अगर इस हिसाब से लिखा गया है, जैसे यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है? अगर नहीं दिख रहा हो फिर से लिखते हैं, यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? संबंध आर के अंतर्गत यक्स वाई से संबंधित है, या यक्स संबंध आर के अंतर्गत वाई से संबंधित है। इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। इसको कुछ राइटर इस हिसाब से भी लिखते हैं, यक्स आर वाई। इसका भी यही मतलब है कि संबंध आर के अंतर्गत यक्स वाई से संबंधित है। कभी हमको भी जरूरत पड़ेगी या बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम भी इस नियम का भी पालन करेंगे। इसको ये चीज जो है, इसको यही विधि है, इसके स्थान पर या इसके स्थान पर इसको भी लिखेंगे, लेकिन इसके आगे लिखेंगे यक्स आर वाई, जहां केवल और केवल y इक्वल टू यक्स प्लस वन। ठीक है, वही बातें थी। हमने यहाँ यक्स का वाई सदर लिखते थे, यहाँ यक्स आर वाई लिख दिए, जहां केवल और केवल y इक्वल टू यक्स प्लस वन। यदि y इक्वल टू यक्स प्लस वन है तभी इस संबंध में भाग जाएगा। ठीक है, ये तो समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। अब आती है समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं, देखते हैं समुच्चय के प्रकार क्या है। जैसे कोई कार्तीय गुणनफल बनाते हैं, अगर उसका हमको उप समुच्चय ज्ञात करना होता है, तो आप क्लास 11 वाली वीडियो में देखेंगे, या समुच्चय का जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक बात बताई जाती है कि समुच्चय के किसी भी दो समुच्चय के कार्तीय गुणन जब निकालते हैं तो उनके उप समुच्चय में पहले स्टार्ट होता है, उसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, फिर एक एक अवयव को लिया जाता है उप समुच्चय में, फिर दो दो अवयव के उप समुच्चय लिए जाते हैं, फिर तीन तीन, ऐसे ही लास्ट में जितने अवयव आते हैं सबका उप समुच्चय होता है। अर्थात पहले खाली से शुरू होता है, लास्ट में संपूर्ण तक आता है। ऐसे ही संबंध में होता है। जैसे एक संबंध है, हम लिखते हैं संबंध हुए, मान लीजिए आर क्या संबंध है? एक संबंध है आर, एक समुच्चय है ए। इस समुच्चय क्या है? किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यह है किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मतलब ये कोई बॉयज कॉलेज है, उस बॉयज कॉलेज में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनका सेट बना लिया जाए, उनका समूह बना लिया गया, तो एक समुच्चय दिया गया है। अब इस समुच्चय के अंतर्गत एक संबंध आर है। संबंध आर क्या है? संबंध आर कहता है ए, जैसे निरूपित करते हैं समुच्चय निर्माण विधि से, ए कामा बी सच दैट जहां ए बी की बहन है। ठीक है, ये संबंध है। इस संबंध में कह रहा है ए कामा बी का हमको एक क्रमिक युग्म बनाना है, और जहां ए क्या है वो बी की बहन है। तो देखिए इस विद्यालय में सभी तो लड़के हैं, सभी पूरे बॉयज कॉलेज है, तो इसमें किसी भी एक लड़के का किसी दूसरी बहन पढ़ रही होगी? नहीं, क्योंकि पूरे बॉयज कॉलेज है, तो इसमें बहन कहां से आ गई? तो बहन नहीं आ गई। मतलब इस संबंध के कितने अवयव हुए? कोई अवयव नहीं है। मतलब ये जो संबंध है वो खाली है, इसमें कोई भी क्रमिक युग्म ऐसे नहीं आएंगे। मतलब उसमें कोई ऐसा लड़का नहीं आएगा जिसकी उसमें बहन पढ़ रही होगी, या कोई ऐसी बहन उसमें लड़की नहीं होगी जिसका उसमें भाई है, क्योंकि पूरे बॉयज कॉलेज है, इसलिए संबंध क्या हो गया? बिल्कुल खाली हो गया। तो ऐसे संबंध को कहते हैं रिक्त संबंध। इसे संबंध को क्या कहेंगे? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध क्यों कहें?
क्योंकि इस संबंध के अंतर्गत कोई अवयव नहीं आया है, इसलिए इस संबंध को क्या कहेंगे, रिक्त संबंध क्या कहेंगे। अब एक संबंध हम दूसरा लेते हैं, जैसे संबंध क्या है दूसरा, मान लीजिए दूसरा संबंध है आर डैश, और आर डैश की जगह लिखा गया है आर डैश इज इक्वल टू ए कामा बी, आर डैश इज इक्वल टू ए कामा बी, आर डैश इज इक्वल टू ए कामा बी, जहां ए तथा बी की लंबाई का अंतर 3 मीटर लिखा है, 3 मीटर से कम है। ठीक है, एक संबंध है ए कामा बी, क्रमिक युग्म दिया है ए कामा बी, इसको हमने इस प्रकार से बनाया, मतलब ए कामा बी का क्रमिक युग्मों का समुच्चय बनाना है, और जहां ए क्या है, ए भी इस किसी विद्यार्थी का कोई विद्यार्थी है इस स्कूल के बॉयज स्कूल का, बी भी इसी बॉयज स्कूल का कोई विद्यार्थी है। संबंध दोनों में क्या कहा है कि कोई विद्यार्थी एक पहला वाला है और दूसरा वाला है, दोनों के लंबाई का अंतर 3 मीटर से कम है। भाई कोई लड़का 5 फीट हो सकता है, ज्यादा उससे बड़ा होगा 6 फीट होगा, 6 फिर 7 फिर 6.5 फिर 7 फिर 8 फीट, मान लीजिए कोई लड़का 8 फीट, 3 मीटर का लंबा मतलब है 9 फीट कुछ इंच हो गया मान लीजिए। तो क्या एक लड़का अगर 8 फीट का है, मान लीजिए कोई लड़का इतना बड़ा है, इतना बड़ा 8 फीट का, क्या एक लड़का कोई 1 फीट का नहीं होगा अगर स्कूल में है, क्या तब भी तो दोनों का अंतर क्या होगा, 3 मीटर से कम ही होगा लगभग। इतना हमने बहुत ज्यादा बड़ा बता दिया, इतना होते नहीं है, सब लोग लगभग थोड़ा थोड़ा 2 इंच 4 इंच 6 इंच इतने का अंतर होता है। मतलब इस विद्यालय में ऐसे कोई भी विद्यार्थी नहीं होंगे कि जिनके 2 विद्यार्थियों की लंबाई का अंतर क्या हो 3 मीटर से कम हो। मतलब इस संबंध के अंतर्गत जितने भी लड़के होंगे सब इस संबंध के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब संभव जितने भी विद्यार्थी होंगे सबके क्रमिक युग्म इस संबंध के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार के अगर ऐसे संबंध आते हैं इन्हें हम कहते हैं संपूर्ण संबंध, या इसी को कहते हैं ठीक है, तो ऐसे कहते हैं संपूर्ण संबंध। पहले वाला हमने देखा था रिक्त संबंध, और इसको कहते हैं संपूर्ण संबंध। ठीक है, तो हमने 2 प्रकार के संबंध को सीखा, एक रिक्त संबंध और एक संपूर्ण संबंध। वैसे तो देखा जाए इन दोनों संबंधों का कोई ज्यादा खास महत्व तो नहीं मिलता है इन संबंधों का, इसलिए इन दोनों संबंधों को तुच्छ संबंध भी कहते हैं। इन दोनों संबंधों को क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध, तुच्छ संबंध। क्योंकि कभी कोई ऐसा संबंध जल्दी नहीं मिलता है जो दोनों खाली हो, या कोई ऐसा संबंध जल्दी नहीं मिलता है जिसमें सारे क्रमिक युग्म आ जाए। तो ऐसे ही इन संबंधों को क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं। आइए देखते हैं जो जिनका यूज होता है, जिनका हमारे गणित में ज्यादा महत्व है, तो ऐसे संबंधों पर विचार करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बताते हैं। तो होता है एक है जिसका गणित में हमारे ज्यादा महत्व है, तो ऐसे संबंधों को कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पहले उसको जानने के लिए हमको 3 प्रकार के और संबंधों के बारे में जानना पड़ेगा। अब 3 प्रकार के संबंध क्या है जिसकी मदद से हम तुल्यता संबंध को परिभाषित करेंगे। तो 3 संबंध है। पहला वाला संबंध है स्वतुल्य संबंध, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा वाला संबंध आता है सममित संबंध, इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और तीसरा वाला आता है संक्रामक संबंध, इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। आइए तीनों के बारे में जानते हैं। तो पहला वाला संबंध है संबंध जिसके हिसाब से हम तुल्यता संबंध को परिभाषित करेंगे। तो पहला वाला संबंध है स्वतुल्य संबंध, और दूसरा वाला संबंध है सममित संबंध, और जो तीसरा है उसे कहेंगे संक्रामक संबंध। ठीक है, रिफ्लेक्सिव
और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब बात आती है स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो एक एक करके आइए सबको परिभाषित करें। तो पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय में रेखा कोई संख्या है a और वो b को विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है a, उसके अंदर काफी सारे अवयव हैं, तो उस अवयव से एक संबंध हम इस प्रकार बनाते हैं कि a कामा b सच दैट a b को विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। तो स्वतुल्य संबंध क्या होगा? जैसे स्वतुल्य संबंध स्वयं हमेशा स्वयं से रिलेशन बताएगा। जैसे ए बी को विभाजित करती है तो ए को ए के साथ क्रमित युग्म बनाए, जैसे समान अवयव का अगर क्रमित युग्म बनाए, जैसे ए को ए के साथ बनाए, क्रमित युग्म स्वयं का उस किसी अवयव का स्वयं के साथ अगर क्रमित युग्म बनाए, अगर वो इस संबंध का पालन करता है, अर्थात संबंधों के निर्देश जितने हैं, जितने बाउंडेशन लगे हैं और इस पे भी अप्लाई होते हैं, तो ऐसे संबंध को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे ए बी को विभाजित करता है, अगर ए बी को न लेकर हम ए को लें तो क्या ए को विभाजित करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि कोई भी रेखा कोई भी अंक स्वयं को भी विभाजित करती है। तो ऐसे अगर संबंध मिलते हैं तो उसे कहेंगे स्वतुल्य संबंध। जैसे ए कामा ए भी बिलोंग करता है अगर आर से, मतलब ए कामा ए का क्रमिक उसी अवयव के साथ अगर क्रमिक मिले तो वो भी अगर संबंध को परिभाषित करे, संबंध के नियम का पालन करे, तो ऐसे संबंध को कहते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कोई रेखा है, कोई रेखा यल है, वो रेखा यम के समांतर है, तो जो रेखा है वो रेखा खुद के भी समांतर होती है। कोई भी रेखा अगर दूसरे रेखा के समांतर है तो रेखा स्वयं के साथ भी समांतर होती है। अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज मान लीजिए कोई त्रिभुज टी है, वो किसी दूसरे त्रिभुज T2 के समरूप है, तो वो जो त्रिभुज टी है वो स्वयं के भी समरूप होगी। या अगर कोई ऐसा एग्जांपल मिले, कोई त्रिभुज है किसी दूसरे के त्रिभुज के सर्वांगसम है, वह त्रिभुज स्वयं के भी सर्वांगसम होगी। तो ऐसे अगर एग्जांपल मिले, तुम्हें अगर ऐसे संबंध मिले जो स्वयं के साथ रिलेशन दिखाए, स्वयं के साथ क्रमिक बने, तो ऐसे संबंध को कहते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है। बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट संबंध, सममित संबंध। इसको नोट कीजिए आप। अब जैसे मान लीजिए हम दूसरा वाला जो हमारा संबंध है वो है सममित संबंध। सममित संबंध, इसको इंग्लिश में सममित संबंध, इसको इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सममित संबंध, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संबंध दिया है आर, संबंध आर क्या दिया है? आर दिया है, कोई संबंध है ए कामा बी का, मतलब ए से बी में एक संबंध है। संबंध क्या है? जो संबंध बताता है उसको इस दो बिंदु लिखते हैं, इसका सदर्थ करते हैं। वो संबंध क्या है? ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है। तो जब इस प्रकार का संबंध मिले, सिमेट्रिक संबंध मतलब जब से कोई क्रमिक युग्म दिया रहे ए कामा बी, अगर ए कामा बी संबंध से अगर संबंध रखता है, जो रिलेशन है उसके नियम को पालन करता है, अगर इनके क्रमिक युग्मों का क्रम बदल दिया जाए, मतलब ए कामा बी है, अगर उसको बी कामा ए कर दिया जाए, तब भी उस संबंध की शर्तों को बात माने, संबंध की शर्तों का पालन करे, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सममित संबंध। जैसे ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा ए भी बिलोंग टू आर रहे, मतलब अगर इनके क्रमों को बदल दिया जाए तब भी संबंध पर कोई असर न पड़े, तब भी संबंध को परिभाषित करे, इस संबंध के दिए गए शर्तों को पालन करे, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सममित संबंध। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है संबंध का, आर इक्वल टू ए कामा बी, मतलब जो ए है वो बी का भाई है। अगर इस संबंध को उल्टा करें, मतलब बी ए का भाई है, हाँ ये बात सत्य है, मतलब ए बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई है, तो अगर उल्टा कर दिया जाए क्रमिक युग्मों को फिर भी वो रिलेशन की पालन करे, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सममित संबंध। जैसे अगर कोई रेखा यल है,
तो रेखा यल जो है वो यम के समांतर है, तो रेखा यम भी तो यल के समांतर होगी, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, सममित संबंध। जैसे कोई रेखा यल है, वो रेखा यम पर लंब है, तो यम भी तो यन पर लंब है, तो अगर अपोजिट अपोजिट वाली भी बात आ जाए तब भी वो संबंध के नियम को पालन करे, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सममित संबंध। ठीक है, कभी कभी अगर ये जो हमारा दिया है समुच्चय निर्माण विधि, अगर रोस्टर विधि में भी अगर इसकी एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे ये 1,2 और 3,2, 2,1 और 2,3। ठीक है, इस विधि में दिया जाए और हमसे पूछे क्या ये जो संबंध है वो है सममित संबंध है, तो इसमें हम देखेंगे जो क्रमित युग्म है अगर उसका अपोजिट वाला भी क्रमित युग्म अगर इसमें उपस्थित होगा तो हम कहेंगे ये सममित संबंध है। आइए खोजते हैं, 1,2 इसमें है, ठीक है, 2,1 भी खोजो, इसमें है क्या, तो है, ठीक है, एक अवयव में भी है, लेकिन एक के मिल जाने से हम इसको ये नहीं कहेंगे सममित है, जब तक कि जितने सारे क्रमित युग्म हैं सब पे ये बात लागू होती हो। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला 3,2, 2,3 है, तो है, मतलब 1,2 का भी अपोजिट इसमें है और 3,2 का भी अपोजिट इसमें 2,3 है, मतलब इसमें सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे, सममित संबंध क्या कहेंगे। बातें समझ में आई, ठीक है। आइए अब तीसरे प्रकार का जो संबंध है उसे कहेंगे संक्रामक संबंध, उसको देखते हैं क्या होता है। ये चीजों को नोट करिए, हम बताते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध जो होता है उसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध इंग्लिश ट्रांजिटिव रिलेशन करते हैं। संक्रामक संबंध क्या होता है, हमेशा तीसरे पर बात लागू होने के लिए कहता है। जैसे हम लिखते हैं संक्रामक संबंध, तीसरा संबंध संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रमित युग्म दिया गया है ए कामा बी, एक क्रमित युग्म है ए कामा बी, इस संबंध में अगर कोई एक क्रमित युग्म है ए कामा बी, अगर इस संबंध का पालन करता है और बी कामा सी भी इस संबंध का पालन करता है, तो इन संबंधों से अगर हमको एक संबंध और मिले, क्रमित युग्म मिले ए कामा सी बिलोंग टू आर प्राप्त हो, तो ऐसे संबंध को कहते हैं हम संक्रामक संबंध। बात समझ में नहीं आई होगी, आइए समझते हैं। ये कह रहा है कि ए कामा बी है, वो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, यहाँ बात क्लियर थी, आर से बिलोंग कर रहा है। बी कामा सी थी, वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। ये दो चीजें दी रहे होंगी संबंध में। अगर ये तीसरा प्रकार का भी संबंध जो है अगर इससे स्पष्ट हो, ये भी अगर उसकी बात मालूम करे, जैसे ए कामा सी डायरेक्ट पहला वाला अवयव तीसरे अवयव के साथ भी अगर संबंध बनाए, जैसे ए बी के साथ था, बी वाला तो ए के साथ था, तो ए वाला अगर डायरेक्ट सी के साथ भी संबंध बनाए, जैसे यहाँ ये भी अगर इस क्रमिक युग्म बनाए, अगर इस क्रमिक युग्म पे ये संबंध का शर्त पालन हो रहा है, तो ऐसे संबंध को कहते हैं संक्रामक संबंध। जैसे लिखते हैं कोई क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए संबंध आर क्या है, ये मान लीजिए एक्स और वाई के बीच संबंध है। ठीक है, संबंध के बारे में क्या बता रहा है, एक्स वाई का भाई है। ठीक है, जो पहला वाला घटक होगा वो दूसरे वाले घटक का भाई होगा। आइए जैसे मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, ये एक्स वाई जेड मान लीजिए बिलोंग करते हैं कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय है ए, इसके अवयव हैं ये सब। एक्स भी ए का ही अवयव है, वाई का भी ए का अवयव है और जेड का भी ए का अवयव, इसे बिलोंग करते हैं, मतलब ये सब सारी चीजें जो हैं ये ऐसे संबंध रखती हैं। अगर ऐसा दिया गया है जिसमें शर्त क्या है, एक्स वाई का भाई है, और एक्स वाई का भाई है, तो अगर क्रमिक युग्म बनाए तो एक्स को अगर वाई के साथ बनाए, एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो क्या एक्स जेड का भाई नहीं होगा, अर्थात तीनों के संबंध का पालन होगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग करता है किससे, आर से, और वाई कामा जेड भी बिलोंग करता है किससे, आर से।
मतलब यक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, क्या इससे तीसरे की बात नहीं निकाल सकते हैं? मतलब यक्स जेड का भाई है और तीसरी अगर बात निकल के आ रही है, मतलब तीसरा भी संबंध इस रिलेशन का पालन करता है, तीसरा विक्रमित युग्म, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। तो इससे हमको क्या मिला कि यक्स जेड भी बिलोंग करता है आर से, और ये तीनों बातें अगर फॉलो कर रही हैं आर से, तो हम कहेंगे ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध। अगर कोई उदाहरण लें, जैसे रेखा यल है, रेखा यम के समांतर है और यम यन के समांतर है, जैसे लिखते हैं रेखा यल, ये पैरेलल है यम के, ठीक है, यल पैरेलल है यम के, ये यल है यम के पैरेलल है, और यम जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है? यन के। देखिए अगर इस ग्राफ से देखें, ये कोई रेखा है, ये पैरेलल है यम के, ये रेखा यल है और रेखा यम है, और यम जो पैरेलल है किसके पैरेलल है? यन के। तो क्या जो यल वाला है यन के समांतर नहीं होगा? अगर इसको हटा दें तो ये भी तो इसको पैरेलल है, अर्थात तीसरे की बात पर भी पालन करता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? हम संक्रामक संबंध कहेंगे। हमने बताया अगर यल यम के समांतर है और यम यन के समांतर है, तो क्या यल भी यन के समांतर नहीं होगा? तो बात तीसरे की निकल के आ रही है, मतलब यल भी पैरेलल है यन के। अगर ये भी मतलब यल कामा यम जो था वो बिलोंग करता था किससे? आर से। यल कामा यम एक क्रमिक युग्म था, इस संबंध आर से बिलोंग करता था। संबंध आर क्या है कि पहली वाली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, तो हमने देखा कि यम भी यन के क्या थी? पैरेलल थी। तो इससे तीसरा वाला निकल कर आया क्या कि यल कामा यन भी पैरेलल है किसके? आर से। तो ये तीसरी बात अगर तीनों बात पालन करती है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, ये बात हमने देखा कि तीनों निकल के प्राप्त हुई। ये बात तब लागू होगी जब यहाँ पर ये दोनों कॉमन रहेंगे। अगर ये दोनों कॉमन रहेंगे तभी ये चीजें लागू होंगी। जैसे यम यम दोनों में कॉमन था, ठीक है, और जैसे हमने कहा ए बी का भाई है, ठीक है, बी सी का भाई है, इसमें भी देखिए ये चीजें जो हैं ये डी और बी कॉमन है, तो निकल के बात आती है क्या? ए को सी के साथ। जैसे ए कामा सी भी तो भाई होंगे, मतलब ये बिलोंग करता था आर से, संबंध रखता था, ये भी जो दिया गया संबंध था उसके पालन करता था, तो ये भी पालन करेगा। अगर ऐसी बात आती है तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कितने प्रकार के संबंध? 3 प्रकार के संबंध। क्या क्या? सममित, और पहला सीखा था हमने सतुल्य, तीसरा सीखा सम्मित संबंध, और दूसरा सीखा सम्मित संबंध, और तीसरा सीखा संक्रामक संबंध। ठीक है, तो 3 प्रकार के संबंध सीखे। अब बात आती है कोई भी ऐसा संबंध हो जो इन तीनों प्रकार के संबंधों का पालन करता हो, मतलब स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामित भी हो, तो ऐसे तीनों संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। मतलब जो तीनों का पालन करे, तीनों संबंध उसके अंतर्गत समाहित हो जाए, तो इस प्रकार के संबंध को कहेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, तो तुल्यता संबंध क्या होगा? जो संबंध हम लिख देते हैं तुल्यता संबंध। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 की एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, तो उसमें ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया गया संबंध है वो तुल्यता संबंध है। तो हम तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले क्या सिद्ध करेंगे? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? उसी का अपने के साथ रिलेशन बताता है वो स्वतुल्य संबंध, जिसका अपोजिट के साथ भी रिलेशन हो। क्रमित युग्मों को, अगर क्रमित युग्मों के घटकों को बदल दिया जाए, दूसरे को पहला, पहले का दूसरा कर दिया जाए, अगर वो भी संबंध का पालन करता है, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सम्मित संबंध। तीसरा वाला होता है संक्रामक संबंध, जो तीसरे के साथ रिलेशन दिखाता है वो संक्रामक संबंध होता है। तो ऐसे तीनों संबंधों को अगर पालन करते हैं तो उसे हम कौन सा संबंध कहते हैं? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने सीखा क्या? तुल्यता संबंध क्या होता है? जो तीनों प्रकार के संबंधों का पालन करे, मतलब जो स्वतुल्य भी हो, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित संबंध भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, संक्रामक भी हो। तो अगर तीनों संबंध होता है तो उस वाले स्पेशल टाइप संबंध को, जो तीनों का पालन करे, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं, जिसमें तीनों हो। ठीक है, तो ये थी
हमारे तुल्यता संबंध के बारे में। अब हम क्वेश्चन 1.1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें यही सारी चीजें होंगी, उसको हमको सिद्ध करना रहेगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए संबंध सतुल्य है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछेगा बताइए सममित है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन रहेगा पूछेगा संक्रामक है कि नहीं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पूछेगा सिद्ध करिए कि वो उदाहरण बताइए कि जो स्वतुल्य हो किंतु सममित नहीं हो, या कुछ ऐसे पूछेगा ऐसा उदाहरण बताइए जो सममित हो संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। ऐसे ढेर सारी चीजों को क्रम बदल बदल करके हमारे क्वेश्चन पूछेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। आप उसको सॉल्व करिएगा और जो नहीं आएगा फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। ठीक है, फिर से हम एक बार फिर से आ जाते हैं। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए जरूर आएगा, तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आप पहले स्वतुल्य फिर सममित और संक्रामक सिद्ध करिएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर जो नहीं आएगा हम अगली वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। आप अपने साथियों को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें कि क्लास 12 की जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो गई है, जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम नहीं है। अगर हमारा कोर्स समय पे खत्म हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे ताकि हम बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।